हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब 4 फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के आपको 4 फीचर्स के बारे में बताना है, तो या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। तो सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद इसके क्या फीचर्स थे। पहला तो यही था कि वन पार्टी सिस्टम था, ठीक है। ओनली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही अलाउड थी क्या करने के लिए, कोई अपोजिशन पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पहला इसका ये फीचर था। दूसरा था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सारी पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। स्टेट्स के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी। गवर्नमेंट ने ही सारी इकोनॉमिक को कंट्रोल किया हुआ था, चाहे वो फैक्ट्री, फार्म, इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन सब से रिलेटेड हो। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। लैंड, इंडस्ट्री, जो भी मेजर रिसोर्सेज है बिलोंग टू द स्टेट, ना कि किसी इंडिविजुअल के उसमें नहीं थे। ये स्टेट के हाथ में थे, उनसे बिलोंग करते थे। प्लान्ड इकोनॉमी प्लान्ड थी। इकोनॉमिक प्लान्स लाइक 5 ईयर्स प्लान्स बनाए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा डेवलपमेंट के लिए। लिमिटेड फ्रीडम था। पीपल हैड लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। उनके पास बहुत ही कम फ्रीडम था इस बोलने का, मतलब प्रेस का एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। मीडिया वगैरह के पास भी कोई पावर यहाँ पे खास नहीं थी। पूरा कंट्रोल जो था आपका सेंट्रल पावर के हाथ में था। The second and the most important question is why could shock therapy not succeeded in achieving its objective? Give argument in support of this statement. शॉक थेरेपी क्यों सक्सीड नहीं हो पाई अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में? हमें उसके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट में इसके स्टेटमेंट को बताना है। देखिए, शॉक थेरेपी फेल हो गई थी। कुछ इनके रीजंस गए थे। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इन सब की वजह से आपका क्या थी, जो शॉक थेरेपी थी वो आपका सक्सीड नहीं हो पाई थी। इस तरीके से आप पॉइंट्स में लिख के उसके सब पॉइंट लिखेंगे तो आपको, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे और अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चंस में। मतलब क्वेश्चंस जो भी होगा आपका, आपको इस तरीके से ही लिखना है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द एंटायर वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर आफ्टर द डिसोल्यूशन Why did the entire world become unipolar after the dissolution of the सोवियत यूनियन? की रीज़न कि जब आपका डिसॉल्व हो गया था सोवियत यूनियन, उसके बाद खाली एक ही पावर रह गई थी पूरे इंटायर वर्ल्ड में, तो आपको उसका बताना है, उसके रीजंस देने हैं। तो जब सोवियत यूनियन 1991 में आपकी डिसॉल्व हो गई थी तब वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस की वजह से वो क्या रह गया था, खाली एक ही यूनिपोलर, एक ही पावर में रह गए थे। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का एंड हो गया था। कोल्ड वॉर एंडेड हो गया था। यूएसए ही खाली अब सुपर पावर बची थी। मिलिट्री सुपरमेसी, जो यूएसए की मिलिट्री सुपरमेसी थी, मिलिट्री एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो आपकी थी अब यूएसए के पास ही सबसे ज़्यादा थी। इकोनॉमिक डोमिनेंस ज़्यादा था। यूएस जो क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमिक था तो उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, उसका ट्रेड एंड फाइनेंस सब में बहुत ज़्यादा था। पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, अमेरिकन के पॉलिटिकल आइडियाज़, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पूरे वर्ल्ड में आपके फैले थे, जिससे कि आपको मतलब अमेरिका ही अब आपके खाली पावर में बचा था। इससे कंक्लूजन ये निकलता, डज द वर्ल्ड शिफ्टेड, जो वर्ल्ड था वो बायपोलर से सिस्टम से चेंज होकर अब खाली यूनिपोलर सिस्टम में रह गया था, जो कि अब इस पर खाली यूएसए ही डोमिनेट करता था। यूएसएसआर जो था आपका क्या हो गया था, डिसॉल्व हो चुका था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड रशिया? डू यू कंसिडर द डिस्प्यूट जस्टिफाइड? एक्सप्लेन। अब आपको इसमें बताना है। आंसर तो है येस, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन एग्जिस्ट इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। द आर्ग्यूमेंट एंड सपोर्ट्स ऑफ दिस आर एज फॉलोज। देखिए, पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट, दूसरा है एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फोर्थ है आपका रशियन इन्फ्लुएंस एंड इंटरवेंशन। उसके बाद यहाँ पे आपको कंक्लूजन भी दिया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए गए हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपके लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन इंडियाज रिलेशन विद द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज। तो इंडिया हैज़ अ क्लोज एंड कोर्डियल रिलेशन फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज़ के साथ, उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। मेनली किसके साथ? सोवियत यूनियन के साथ, कई रीज़न की वजह से, आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड रिलेशंस,
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, फिर इसके बाद कंक्लूजन आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। अब हम मूव करेंगे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। या आपके अब 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोवियत सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है इसका गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था इस पर। दूसरा सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, आप इस तरीके से अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है फिर भी कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स में लिखने का, क्योंकि पॉइंट्स में ही आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपको ड्रॉबैक लिखना है। सोवियत सिस्टम का क्या ड्रॉबैक था, क्या कमियां थी। कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम भी लिमिटेड थी। व्हाट इज़ द कॉमनवेल्थ of independent states, group of countries. It includes former Soviet Union Republic, formation 1991 after the breakup of USSR. आप अफगान क्राइसिस से क्या समझते हैं, इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके और इफेक्ट्स हैं। ये 2 मार्क्स में आप लिखेंगे इतना तो आपको मिल जाएगा, बस आपको इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज। पहला पॉइंट की कंट्रीज फॉलोइंग सोशलिज्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी वो वाली कंट्रीज और लीडरशिप, और इनके लीडर में कौन थे, सोवियत यूनियन जो इनको लीड कर रहे थे। आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं जो कि आपके फ्रेंडली रिलेशन दिखाए इंडिया एंड रशिया के बीच में। पहला है आपका डिफेंस कॉपरेशन, दूसरा है इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक टाइज। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द बर्लिन वॉर सिंबलाइज। जो बर्लिन की दीवार थी वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती थी, जर्मनी के डिवीजन को, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। कोल्ड वॉर के डिवीजन को आपका सिंबलाइज करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बिकम अ सेंटर ऑफ कंपटीशन फॉर एक्सटर्नल पावर। क्यों, क्योंकि पहला है इसका रीज़न रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज से रिच थे। दूसरा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चंस में आपको सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको उसके आंसर्स यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल जो आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराती है, मेनली ये गवर्नमेंट स्कूल में दिए जाते हैं, तो उसमें ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसी का आपको मैंने सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया है। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ आप वो भी फीडबैक दीजिए। थैंक यू।